जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी तक मैंने एक मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया है, यानी दोस्तों आज की क्लास में मॉडल पेपर दोस्तों कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों यदि आप मॉडल पेपर लगाते हैं तो सबसे पहला काम दोस्तों आपकी टाइमिंग क्या हो जाएगी? मेंटेन हो जाएगी, यानी कि आपको 1 घंटे में 18 प्रश्न करने होते हैं। जब आप मॉडल पेपर लगाएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि मैं 1 घंटे में ये 18 प्रश्न सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। दूसरी चीज दोस्तों क्या है, आप जब मॉडल पेपर लगाएंगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा किस किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और किस प्रश्न में कितना समय दोस्तों लगेगा, ये आपका दोस्तों क्या पहले से ही पता चल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मॉडल पेपर लगाना बहुत जरूरी है। और दोस्तों मॉडल पेपर में पूरा सिलेबस समझो एक तरीके से समाहित हो जाता है कि नहीं? तो इसलिए मॉडल पेपर लगाइए। और दोस्तों वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए। जैसे आप मॉडल पेपर लगा रहे हैं वैसे और भी मित्र मॉडल पेपर लगा सकें, इसके लिए दोस्तों आप सभी मित्र वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप सभी मित्रों के पास किसी प्रकार की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले किस टाइप के प्रश्न आते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ax प्लस बी एक्स माइनस का ए वाई और माइनस का बी वाई के गुणनखंड होगा। देखिए ध्यान से, इन दोनों में कॉमन लेंगे। जब दोस्तों इन दोनों में कॉमन लेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा? इन दोनों में जब हम कॉमन लेंगे, देखिए एक्स कॉमन मिला तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या ए प्लस बी बचा। क्या गुणनखंड करने भाई हमने इन दोनों में कॉमन लिया तो एक्स कॉमन ले लेंगे, तो जब एक्स बाहर आएगा तो ए प्लस बी ये तो बचा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? वाई दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों हमें ए प्लस बी बनाना है, इसलिए माइनस का वाई कॉमन ले लेंगे। तो दोस्तों जब माइनस का कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा? प्लस का ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का बी। अब देखिए ध्यान से, ये ब्रैकेट सेम है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ए प्लस बी मैंने आपने कॉमन ले लिया, क्या किया? ए प्लस बी आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा एक्स, इधर वाई। तो ए प्लस बी एक्स माइनस वाई किस ऑप्शन में है? देखिए ए प्लस बी एक्स माइनस वाई ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सेकंड में है, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों आपसे कह रहा है, अगला ध्यान समझिए। अगला दोस्तों कह रहा है एक आदमी 20 रुपए वाले शेयरों में 2000 रुपए की पूंजी लगाता है। एक आदमी शेयर खरीदता है तो एक शेयर दोस्तों 20 रुपए का मिलता है। ये तो कह रहा कि एक आदमी 20 रुपए वाले शेयरों में, मतलब एक शेयर 20 रुपए का मिलता है, तो उसमें दोस्तों क्या 2000 रुपए की पूंजी लगाता है। तो इस पूंजी से वह शेयर खरीद लेगा। कितने शेयर खरीद लेगा या दोस्तों आपसे जानना चाहता है। तो एक शेयर दोस्तों 20 रुपए का है और 2000 रुपए लगाता, तो क्या करेंगे दोस्तों? 2000 को 20 से डिवाइड कर दिए तो 2000 और बटे 20। तो देखिए 0 से 0 चल बसा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा? 100, यानी कि 100 शेयर होगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कौन सा? चौथा सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए रहे? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? एक शेयर 20 रुपए का है और टोटल उसने क्या, जब शेयर खरीदे तो 2000 रुपए दिए, तो बताओ कितने शेयर खरीदे होंगे? तो जाहिर सी बात इसको इससे भाग कर देंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगला कह रहा है समुच्चय 1 2 3 के उप समुच्चय की कुल संख्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस टाइप का भी समुच्चय से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या समुच्चय कह रहा है 1 2 3 के उप समुच्चयों की संख्या दोस्तों आपको बतानी है। दोस्तों जब भी आपको उप समुच्चयों की संख्या निकालनी हो तो आप देखेंगे जो समुच्चय दे रखा है, अच्छा यहाँ इस तरीके से समुच्चय ए बराबर कर लीजिए। ठीक है, समुच्चय ए बराबर, यहाँ ए लिखा, ए बराबर 1 2 3 के उप समुच्चय की कुल संख्या। दोस्तों जब भी आपको समुच्चय दे रखा हो उसके कुल उप समुच्चयों की संख्या दोस्तों यदि आपसे पूछता है तो हम देखेंगे समुच्चय के अंदर कितने एलिमेंट, कितने अवयव हैं। देखिए 1 2 3 है और उप समुच्चयों की संख्या निकालने का दोस्तों एक फार्मूला होता है 2 की पावर n। क्या होता है? ध्यान समझिए, उप समुच्चयों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है 2 की पावर n। n दोस्तों जो होता है समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या होती है। तो यहाँ कितने? 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूनी 8, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका थर्ड सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो यही अतिलघु में आएगा तो दोस्तों क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसको नोट करेंगे, a बराबर इतना, फिर लिखेंगे उप समुच्चयों की संख्या बराबर क्या 2 की पावर n, जहां n क्या है? n क्या है? समुच्चय में अवयवों की संख्या, और n की वैल्यू कैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
चलिए अगला चौथा कह रहा है यदि 3, 5, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान होगा। देखिए बहुत आसान है। तो समांतर माध्य क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। क्या समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य बराबर दोस्तों होता है पदों का योगफल। तो पद दोस्तों कितने यहाँ 3 है, 3 + 5 + 6 और प्लस x पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो कितने पद हैं? 1 2 3 4 पद है कि नहीं? तो बटे 4। अच्छा आपको समांतर माध्य दे रखा, कितना दे रखा? 5 दे रखा। यानी दोस्तों क्या हो जाएगा? 5 बराबर, इसको ऐड कर लीजिए, 3 5 8 8 6 14, तो 14 + x बाई कितना 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 4 लिखा दोस्तों, तो कितना 4 पंचे 20 बराबर 14 और प्लस x, यानी कि 14 को उठा के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 - 14 बराबर x, यानी कि 6 बराबर x, यानी कि x बराबर 6 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3rd सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो समांतर माध्य क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत अच्छे से आते हैं, है कि नहीं? चलिए वस्तुनिष्ठ का अंतिम प्रश्न देखते हैं, 5वां। दोस्तों आपसे कह रहा 5th नंबर क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है एक घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है तो घन का विकर्ण होगा। तो दोस्तों जानते हैं घन का विकर्ण क्या होता है? √3 × भुजा होता है। √3 × भुजा होता है। तो दोस्तों ध्यान समझिए, और घन का आयतन क्या होता है? घन का विकर्ण √3 × भुजा। यानी कि दोस्तों यदि हमें घन की भुजा पता हो तो हम घन का आयतन निकाल सकते हैं, पर हमें भुजा पता नहीं, हमें देख कैसे घन का आयतन दे रखा। दोस्तों आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, यानी कि a क्यूब। और भुजा क्यूब दोस्तों कितना? 125 दे रखा। क्या घन का आयतन दोस्तों आपको 125 दे रखा, और घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब। तो दोस्तों ये क्यूब रूट इधर चला जाएगा, यानी कि भुजा की जगह यदि हम a लिख लें तो a बराबर दोस्तों कितना? अंडर रूट कितना? 125 क्यूब रूट, अंडर रूट नहीं क्यूब रूट। अब देखिए 125 है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? 5 × 5 × 5 3 बार लिखेंगे, 5 × 25 पंचे 125, यानी कि यहां से बाहर कितना आएगा? अरे मैं बता देता हूं, इसको क्या लिखेंगे? 125 को 5 क्यूब रूट है ये, तो 5 × 5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब देखिए इन 3, क्योंकि बाहर 3 लिखा है इसलिए 3 3 का पेयर बनाएंगे यहां पर। तो इसमें से क्या बाहर आ जाएगा? 5 बाहर है, यानी a बराबर 5 हो गया। और आप जानते हैं क्या होता है घन का विकर्ण क्या होता है? a√3। a√3 मतलब क्या? a क्या है? भुजा, भुजा √3, और a बराबर दोस्तों 5 आया, यानी कितना हो जाएगा? 5√3। और चूंकि क्या भुजा है ये सेंटीमीटर में देखा, यानी कि 5√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आसान है प्रश्न। यही प्रश्न दोस्तों आपसे अति लघु में भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले घन का आयतन लगाएंगे, वहां से भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे? उसके बाद दोस्तों क्या घन का विकर्ण a√3 होता है वो लगा लेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। रब कर रहा हूं, ठीक है? हेडिंग डाल लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों वीडियो को अपने अपने स्तर से इतना ज़्यादा शेयर करते रहिए कि डीएलएड के 3rd सेमेस्टर में जितने भी हमारे प्रशिक्षु मित्र हैं उन सभी मित्रों तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके, ठीक है? जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे वो भी तैयारी कर सके। अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ध्यान से भैया देखिएगा। 6ठा प्रश्न क्या कह रहा है? 6 नंबर। दोस्तों 6ठा प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, कामा चौड़ाई 450 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दोस्तों आपको दे रखा है 35 डेसीमीटर है। कमरे में कितने घन मीटर हवा आ सकती है? कमरे में कितने घन मीटर हवा आ सकती है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान समझिएगा।
आपसे कह रहा है कमरे में कितने घन मीटर हवा आ सकती है, कमरे की लंबाई पता, चौड़ाई पता, ऊंचाई पता। दोस्तों क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, लिखेंगे क्या दिया है क्या, कमरे की लंबाई बराबर एल बराबर लेंथ होता है, इसलिए एल से मान लिया 5 मीटर। ठीक भैया। उसके बाद कमरे की चौड़ाई विड्थ होता है, इसलिए 20 से मान लिया कितना 450 सेंटीमीटर। अब ध्यान समझिएगा, यहां देखिए ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, ऐसा किस में लाना है, घन मीटर में लाना है। यानी दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं क्या 1 मीटर बराबर दोस्तों होता कितना है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं, 1 मीटर में दोस्तों 100 सेंटीमीटर होते हैं। चूंकि 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, इससे 450 सेंटीमीटर है, इसमें कितने मीटर होंगे, इसको क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। जब इसको दोस्तों 100 से भाग करेंगे तो 450/100 ये दोस्तों मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसको काट ले तो 0 से 0 का ये पॉइंट हटाए, 0 हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा, 4.5 मीटर आया। ठीक है, 4.5 मीटर आया। उधर लिखा है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसको रखो तो जानते कि नहीं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कितना आएगा 4.5 मीटर। आप ध्यान समझिएगा, आगे कमरे की ऊंचाई दे रखा है, तो कमरे की ऊंचाई, अच्छा प्रश्न दोस्तों है। वैसे तो मैंने इसको 1 नंबर में लिया, ये प्रश्न दोस्तों 2 नंबर में भी पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ क्या कमरे की ऊंचाई 35 डेसीमीटर है, डेसीमीटर। ध्यान समझिए। अब आप इसको पता होना चाहिए 1 डेसीमीटर दोस्तों जो होता है, 1 मीटर में दोस्तों 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर। डेसीमीटर क्या 1 मीटर में चूंकि 10 डेसीमीटर होते हैं, इसीलिए दोस्तों क्या करेंगे, हमको 35 डेसीमीटर में चाहिए, मीटर चाहिए, इसे क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना इधर कर दूं, 35/10 ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कितना जाएगा, 3.5 मीटर आएगा। ये समझ पा रहे हैं, समझ पाए। मैंने क्या किया, देखिए यहाँ से 10 डेसीमीटर है, तो यहाँ से 1 डेसीमीटर निकालेंगे, तो यहाँ से 1 डेसीमीटर निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो 1/10 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे हम चेंज करते हैं। अब देखिए एल भी पता है, बी भी पता है, एच भी पता, तीनों मीटर में पता है। अब पूछा कमरे में कितने घन मीटर हवा आ जाएगी, तो लिखेंगे कमरे में हवा आ जाएगी बराबर कमरे का आयतन। कमरे में दोस्तों कितनी हवा आएगी, जितना कमरे का आयतन होगा। बस इस चीज का ध्यान रखें, कमरे में हवा आ जाएगी बराबर कमरे के आयतन के बराबर। कमरे का आयतन, कमरे में कितनी हवा आएगी, कमरे के आयतन के बराबर इसमें हवा आई, कमरे का आयतन। तो कमरे का आयतन दोस्तों क्या होता है, भाई कमरा कैसा आयताकार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसलिए L × B × H। और L दोस्तों कितना है आपका 5, B दोस्तों कितना है आपका 4.5, और ये दोस्तों कितना आपका 3.5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ध्यान से दोस्तों समझिएगा, 5 की मल्टीप्लाई से करें तो 5 25 हो गया, और 5 को 20 2 22, 22.5 गुणे 3.5 इसकी मल्टीप्लाई कर लें, तो 22.5 की मल्टीप्लाई 3.5 से करेंगे। देखिए 5 25 के 5 से लेके 2 5 दूनी 10 2 12 और 5 दूनी 10 1 11। ठीक है, 3 5 15 और 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 5 7 8 7 2 अंक के बाद पॉइंट, इसलिए 78.75 क्या आएगा 78.75 घन मीटर। तो दोस्तों फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, अतः कमरे में हवा आ सकती है बराबर या आ जाएगी बराबर कितनी 78.75 घन मीटर। बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए इस तरीके से। चलिए नोट करिए, थोड़ा सा टाइम लग गया पर प्रश्न दोस्तों आसान है। अगला दोस्तों देखिएगा, टैप करूं, छठे के बाद दोस्तों 7वां प्रश्न। बस इसमें थोड़ा चेंज करने वाला था, इसलिए थोड़ा समय भी लगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस प्रश्न 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से लगा करिएगा इसको। 7 दोस्तों आपसे कह रहा है x² माइनस का 12xy प्लस का 36y² के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है।
आता होगा तो आसान है, नहीं आता होगा तो यही प्रश्न दोस्तों बहुत कठिन लगेगा। ध्यान से देखिएगा, आपसे दोस्तों कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 12xy और प्लस का 36y स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, माइनस का 12xy ऐसे रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं प्लस का 6 स्क्वायर और ये y स्क्वायर तो है ही है। ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 12xy, इसको लिख सकते हैं 6y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? बाकी सब ऐसे चल रहा। अब ध्यान समझिए, ये फार्मूला दोस्तों जो आइडेंटिटी बन रही है ये a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों होता है a स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे ऐसे भी तो बोल सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इस तरीके से लिखा तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। अब ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर है सर ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू ए दोस्तों कितना है यहाँ पर x और b दोस्तों यहाँ पर कितना है 6y और प्लस का 6y स्क्वायर ऐसे रहा। अब ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 छाक 12xy लिखा कि नहीं लिखा है? ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू ए कितना x था और b कितना 6y है, b स्क्वायर तो है। अब ध्यान समझिए क्या हो जाएगा, ये किसका फार्मूला बना, a की जगह पर x है और b की जगह कितना y, तो 6y का होल स्क्वायर होगा। यानी दोस्तों क्या आएगा x माइनस 6y और नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 6y होल स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं। यही दोस्तों इसके फैक्टर होगा। ठीक है, समझ पाए कि नहीं? तो इस टाइप के भी प्रश्न दोस्तों पूछे जा सकते हैं। अगला 7वां हो चुका, 8वां नंबर देखिए। 8th नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से, शब्द मैथमेटिक्स शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों का समुच्चय लिखिए, के अक्षरों का समुच्चय लिखिए। मैंने जो समुच्चय पढ़ाया, प्रैक्टिस सेट कराया, तो मैंने इस टाइप के प्रश्न कराए हैं और दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है। ध्यान समझिए, आपसे कह रहा है क्या, शब्द मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के अक्षरों का समुच्चय, डैश लगा दीजिए या उसी के आगे लिख दीजिए। मान लेते हैं जो अक्षर इसमें ना वो p बराबर मान लेते हैं, p है नहीं इसलिए p बराबर मान ले। क्या होगा ध्यान समझिएगा, सबसे पहले m, फिर उसके बाद कामा लगा के a, उसके बाद दोस्तों t, उसके बाद दोस्तों h, उसके बाद e, उसके बाद m। देखिए जो आपको पता है कि समुच्चय सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि m एक बार आ चुका है इसलिए m को नहीं लिखेंगे, a भी आ चुका है इसलिए a को नहीं लिखेंगे, t भी आ चुका है इसलिए t को नहीं लिखेंगे, i नहीं आया इसलिए i, और c भी नहीं आया और s भी नहीं आया। बस हो गया, मतलब जो एलिमेंट आ चुका है उसको छोड़ देंगे, कोई भी अवयव एलिमेंट समुच्चय सेट के अंदर रिपीट नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए नोट कर लीजिए, हो गया बस। उसके बाद अगला देखिए, अगला कह रहा दोस्तों 9वां नंबर, 9th। ध्यान से देखिए, 9th कह रहा दोस्तों आपसे, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 30.4 सेंटीमीटर, 30.4 सेंटीमीटर है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 30.4 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है, देखेंगे क्या दिया है, सिर्फ आपसे इसमें फार्मूला जानना चाहता है, उसको सॉल्व करवाना चाहता है। क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा, इसको मान लेते हैं a बराबर,
भुजा को ए मान लेते 30.4 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, पूछा क्या आपसे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों जो होता है √3/4 क्या होता है, भुजा। √3/4 हाँ क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये तो आपको मैंने समझाया है, कराया भी है। देखिए √3/4 और भुजा दोस्तों कितनी है, 30.4 का स्क्वायर, यानी दोस्तों कितना, √3/4 गुणे 30.4 गुणे 30.4, सॉल्व कर लीजिए। तो ये 4 से कटेगा, कटना चाहिए, 4 एकम 4, 4 दूनी नहीं 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 24 होगा, 4 छंग 24। ठीक है, 4 सत्ते 28, 7.6 आया देखिए, यानी दोस्तों आप क्या इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3.4 की मल्टीप्लाई 7.6 से करेंगे तो 6 चौक 24 और 6 तियाँ 18। ठीक है, और 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21, 4 8 2 8 10 और 8 2 10 11 और 1 1 2 1 3। ठीक है, 23 और 2 अंक बाद पॉइंट, यानी 231.04, यानी कि 231.04 और √3। अच्छा चाहो तो √3 की भी वैल्यू रख सकते हैं, तो इसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या, यहाँ पे चाहो तो √3 की भी वैल्यू रख सकते हैं, 231.04 और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। इसकी मल्टीप्लाई करें, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, पर इतनी जरूरत नहीं है। यदि आप इतना भी लिख के छोड़ देते हैं तो आपका काम चलेगा। ठीक है, आप इसकी इतना भी लिख के छोड़ देंगे तो काम चलेगा, वर्ग सेंटीमीटर। पर मैं थोड़ा आपको सलाह देता हूं कि आप इसके आगे √3 की वैल्यू रखिएगा, कितना, 1.732। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं, पर ये भी लिख सकते हैं, पर कोशिश करिए आप इसकी मल्टीप्लाई करके फिर लिखिए। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसके, ठीक है, इतना तो कर लेंगे कि नहीं। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, 231.04 और √3। यहाँ पर चाहो तो √3 मैं बता कह रहा हूँ कि वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई √3 है, कितना, मल्टीप्लाई √3। तो यहाँ पर √3 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिखिएगा। ठीक है, अगला 9 के बाद 10वां, 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से समझिए। सिद्ध कीजिए कि log 25/24 बराबर 2 log 5 माइनस का 3 log 2 और माइनस का log 3। ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों, ध्यान समझिए कैसे करेंगे। अच्छा प्रश्न है, क्या है, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे, log 25/24 बराबर 2 log 5 माइनस का 3 log 2 माइनस का log 3। अब ध्यान समझिएगा, इसका LHS पार्ट ले लें। ठीक है, इधर वाला पार्ट LHS कहलाता है, इधर वाला पार्ट RHS कहलाता है। जब LHS पार्ट लेंगे दोस्तों क्या, log 25/24 LHS लेके RHS प्रूव करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं क्या है, चूंकि log m/n क्या होता है, log m माइनस log n होता है। क्या होता है, log m माइनस का log n होता है। अरे भाई, ठीक है, अब देखिए m की जगह 25 है और n की जगह 24, इसलिए क्या हो जाएगा, log 25 माइनस log 24 हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इसको लिख सकते हैं क्या,
25 को लिख सकते हैं log 5 की पावर 2 माइनस 24 को लिख सकते हैं क्या 8 गुणे 3। कोई दिक्कत है? और एक आइडेंटिटी दोस्तों और होती है, दो आइडेंटिटी यहाँ पर लगेंगी, चूंकि log m की पावर n क्या होता है n log m, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, और log m इंटू n ऐसे लिख दें, या ऐसे बोलते हैं सामान्यतः log mn क्या होता है log m प्लस log n होता है। इन दोनों का यूज करेंगे तो ध्यान समझिएगा क्या आएगा। देखिए log m की पावर n log m होता है, तो यहाँ 5 की पावर 2 है कि नहीं, कितना हो जाएगा 2 log 5 हो जाएगा माइनस का ब्रैकेट लगा लीजिए log m इंटू n क्या m प्लस n, तो log 8 प्लस log 3 हो जाएगा। ठीक भैया, अब देखिए क्या हो जाएगा 2 log 5, देखिए तो आई चुका 2 log 5, इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस का log 8 हो जाएगा और प्लस का माइनस का log 3 हो गया। तो देखिए माइनस का log 3 अगर बीच वाला नहीं आया ये भी आएगा, तो इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ कितने में हो जाएगा। तो इसके बाद देखिएगा, इसके बाद 2 log 5 तो आ गया भैया, और माइनस का log 8 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, भाई 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार करेंगे यही तो आएगा माइनस का log 3। अब ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा 2 log 5, और ये देखिए log m की पावर n, log m की पावर n log m, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, इसलिए पावर 3 पहले आ जाएगी, माइनस का 3 log 2 माइनस का log 3। देखिए सेम आ गया कि नहीं, 2 log 5 माइनस का 3 log 2 माइनस का log 3, तो क्या लिखोगे RHS प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हो चुका है। चलिए नोट कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। चलिए तो 10 नंबर होगा, अब 11 नंबर देखिएगा, नोट कर लिया होगा ना, तो ध्यान से देखिए 11th नंबर क्या कह रहा है, और अति लघु का दोस्तों या अंतिम प्रश्न है। 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 4/9 की पावर 3 इंटू 4/9 की पावर 4 डिवाइड 4/9 की पावर 5, ठीक है, का मान बताइए, का मान बताइए, तो का मान बताइए। तो दोस्तों क्या होगा, ध्यान समझिएगा, इसे हमें क्या बताना है, इसका हमें मान बताना है। तो इसको कैसे करेंगे बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए कह रहा है क्या कि 4/9 की पावर 3 की होल पावर 3 इंटू 4/9 की होल पावर 4 डिवाइड, भाग करना है 4/9 की पावर 5 से। दोस्तों देखिए ये 1 की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, मैंने आपको समझा रखा, जब भी चूंकि a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है, यही तो होता है। अब ध्यान समझिए, आधार समान तो घाते जुड़ जाते, देखिए यहाँ आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगी, यानी कि 4/9 की पावर 3 प्लस 4। अच्छा ये देखिए एक और आइडेंटिटी मैंने आपको सिखाई थी, क्या a की पावर m अपान a की पावर n जो होता है, इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं या ऐसे a की पावर m डिवाइड a की पावर n, इस तरीके से दे रखा हो, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। इसके बारे में भी मैंने दोस्तों आपको विधिवत से चर्चा की, बताया भी, क्या जब भी देखिए मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, क्या जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, और जब डिवाइड होगा तो पावर घट जाएंगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या भाग तो भाग ही रहेगा, तो 4/9 की पावर 5। अब ध्यान समझिए 4/9 की पावर कितना हो गया, 3 और 4 7 भाग 4/9 की पावर 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेम है, देखिए ये आइडेंटिटी इसके सामने, ये आइडेंटिटी इसके सामने लिखिएगा, यहाँ पर मैंने वहाँ लिख दिया है, आप इसके सामने यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए a की पावर m और a की पावर n, देखिए आधार समान है तो घाते दोस्तों क्या होगी, डिवाइड में घट जाती हैं, यानी क्या हो जाएगा 4/9 की पावर 7 माइनस 5, यानी कि कितना, आप इसी के नीचे करिएगा 4/9 की पावर 2, यानी कि 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 4 चक्कू 16, और 9 का स्क्वायर यानी कि 81, 16/81, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपके ये अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं, अब हम चर्चा करेंगे किस पे, लघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो ध्यान समझिएगा, लघुत्तरीय प्रश्न देखिएगा पहला,
12 नंबर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, बहुत ही ध्यान से कह रहा है भैया कि एक विद्यालय के लड़के, एक विद्यालय के लड़के, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग, लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधा पौधे लगाएं। ठीक है, आगे कहता है यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों, यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग निकालिए। लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग निकालिए। अब ध्यान समझिएगा, अच्छा प्रश्न है, वो आसान है। निकालिए, क्योंकि देखने में भारी भरकम लग रहा है इसलिए थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, पर है दोस्तों बहुत आसान है। लैंग्वेज पे मत जाइए, इसकी क्या नाम, प्रश्न के साहित्य पे मत जाइए, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसान प्रश्न है ये। आपसे कह रहा एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए हैं। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो पूछ रहा लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या कितनी है, कितने लड़कों ने लगाए, कितने लड़कियों ने लगाए, ये आपसे जानना चाहता है। तो दोस्तों मानेंगे, माना लड़कों ने पौधे लगाए बराबर कितना 2:3 है, और लड़के पहले लड़कियां बाद में, इसलिए 2x। ठीक है, और लड़कियों ने पौधे लगाए बराबर कितना 3x। बस प्रश्नानुसार ये प्रश्न दोस्तों 1 नंबर में भी आ सकता है। सोच रहे हैं सर आप जो 2 नंबर में कराते हैं उसको कहते हैं 1 नंबर में आएगा, जो 1 नंबर में कराते हैं 2 नंबर में आएगा। कोई पैटर्न नहीं होता कौन इस 2 नंबर में कौन पूछा जाए, कौन 1 नंबर में, उन इधर उधर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इससे घबराइएगा नहीं। कह रहा एक विद्यालय के लड़कों लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए हैं। तो हमने लड़कों ने लगाए 2x, लड़कियों ने 3x। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़कों और लड़कियों ने मिलकर ही तो लगाए हैं, तो कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या यानी कि इन दोनों को जोड़कर 1500 के बराबर करते हैं, तो 2x + 3x। भाई लड़कों और लड़कियों ने मिलकर ही तो पौधे लगाए हैं, तो जितने लड़के हैं और जितनी लड़कियां उनको आपस में जोड़ दीजिए और उसी से तो डिवाइड करेंगे हम। तो क्या है 2x + 3x 5x बराबर 1500, यानी दोस्तों x बराबर 1500/5 काट दीजिए। तो 5 × 5 मानती हैं 15, 300। x की वैल्यू दोस्तों 300 आई जाएगी। तो दोस्तों फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, अतः, इसके बाद नीचे ही लिखिएगा अतः। देखिए x की वैल्यू आ गई, जहां x है वहां पर ये वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा अतः लड़कों ने पौधे लगाए बराबर लड़कों ने पौधे लगाए बराबर कितना है 2x है 2x। तो
तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 300 तो बराबर दोस्तों कितना होगा 600। ठीक है, 2 3 6। उसके बाद लड़कियों ने पौधे लाए भैया बराबर कितना 3x, तो 3 और गुणे x की वैल्यू 300 यानी कितना 3 3 900। अब देखिए जितने लड़कों ने लगाए जितने लड़कियों ने लगाए सबको ऐड करिए, देखिए 1500 ही आएगा। ये दोस्तों दोनों हमारे आंसर हो गए। ठीक है, देखो लड़कियों ने 900 लगाए, लड़कों ने 600 लगाए, 9 6 1500 हो गए कि नहीं, टोटल लग गए। फिर अगला 12 के बाद दोस्तों 13 नंबर, 13वां दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से 13 नंबर ध्यान से देखिएगा। कह रहा वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। आगे दोस्तों आपसे कहता है तो एंगल OBC का मान बताइए, देखिए अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न ये भी है। एक ये वृत्त बना है, पहले इसको रख देता हूं तो बनाता हूं वृत्त, ध्यान से। ये एक तरीके से वृत्त दे रखा है, ये वृत्त का केंद्र है, ये इसकी जीवा है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इससे मिला दिया। ठीक है, और एक दोस्तों ऐसे मिला है। ठीक, सबके नाम है, ये O है, ये आपका B है, ये C है और ये आपका A है। ठीक है, बस इतना ही दे रखा और कुछ दे भी नहीं रखा है। आपसे कह रहा है वृत्त का केंद्र O है और ABC एक समबाहु त्रिभुज है। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है, इसलिए AB भुजा AC के बराबर और BC के बराबर होगी, भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर AC। जब आप देखिए ये तो आपके पेपर में बना होगा, ये चित्र आपको कॉपी में बनाना पड़ेगा। तो OBC का मान बताइए, OBC ये पूछा आपसे कितना होगा। ठीक है, OBC का मान आपसे पूछा, ध्यान समझिएगा। लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और आप जानते हैं चूंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए AB बराबर BC बराबर C है, इसीलिए AB बराबर BC बराबर C है। और दोस्तों क्या हो जाएगा, एंगल भुजा, इसीलिए एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सारे एंगल बराबर होंगे, तो एंगल BAC बराबर एंगल ABC। अच्छा चलिए इतना रखो, बस सारे एंगल बराबर होंगे कि नहीं, हमें ABC की जरूरत है, BAC कितना 60 डिग्री हो जाएगी कि नहीं, इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा एंगल, या इसको मत लिखिए, इसकी जरूरत भी नहीं, बस इतना लिखिए, बताएं भुजाओं की लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिख दीजिए, इसीलिए एंगल BAC बराबर 60 डिग्री, बस इतना लिखिए। ठीक है, उसको हटा दीजिए। क्या देखिए BAC आपका 60 डिग्री हो जाएगी कि नहीं भाई, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जब दोस्तों यहाँ आपका 60 डिग्री आ गया तो आप जानते हैं क्या है, एक स्टेटमेंट लिखेंगे चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। क्या लिखेंगे, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। एंगल BOC वृत्त का केंद्र है और परिधि पर दोस्तों जो बना कोण उसका दोगुना होता है, तो BAC का दोगुना हो जाएगा, BAC का दोगुना होगा। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, एंगल BOC 2 गुणे, यहाँ चाहना तो लिख लेना स्टेटमेंट, क्या लिखोगे, चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, स्टेटमेंट यहाँ लिख लेना। ठीक है, 2 गुणे BAC कितना, BAC 60 डिग्री, BAC 60 है, 60 हो गया, यानी कि एंगल BOC बराबर 120 डिग्री आ गया, कितना 120 डिग्री आ गया। अब BOC 120 आ गया। अब ध्यान समझिएगा, त्रिभुज BOC में देखिए त्रिज्या क्या होगा, BO बराबर त्रिज्या CO,
और जब त्रिज्याएं बराबर होंगी उनके एंगल भी तो बराबर होंगे, तो बीओ के सामने का एंगल क्या पड़ा, एंगल बीओ के सामने का एंगल भाई क्या है, बीओ के सामने का एंगल सी है कि नहीं, तो एंगल बी सी ओ प्लस एंगल ओ बी सी, या इसे लिखो ओ सी बी। देखो ओ सी बी, ओ बीओ के सामने की भुजा क्या पड़ रही, एंगल क्या पड़ रहा सी, तो ओ सी बी ये तो लिखा, और बराबर लगाएंगे, बराबर ओ बी सी होगा कि नहीं होगा, आप ध्यान समझिएगा। एक स्टेटमेंट लिखेगा, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यहाँ लिख लीजिएगा, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, समझ पा रहे हो कि सब ऊपर से तो नहीं जा रहा, अब ध्यान समझिएगा, ओ बी सी, हमें ओ बी सी की वैल्यू चाहिए, ओ बी सी, तो एंगल ओ बी सी, देखिए ओ सी बी किसके बराबर, ओ बी सी के है, तो जहां पर ओ सी बी है उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी बी है जहां पर उसकी जगह पर ओ बी सी लिख सकते हैं कि नहीं, तो कितना आ जाएगा ओ बी सी, और प्लस बी ओ सी, बी ओ सी कहाँ गया, बी ओ सी आपने निकाला 120 डिग्री, तो 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक भैया। अब देखो एंगल ओ बी सी, यहाँ भी ओ बी सी, यहाँ भी ओ बी सी, इसलिए टू एंगल ओ बी सी बराबर 180 डिग्री, और 120 को उठा के उधर ले जाए तो माइनस का 120 डिग्री, यानी कि टू एंगल ओ बी सी बराबर कितना 60 डिग्री, यानी कि एंगल ओ बी सी बराबर कितना 60 डिग्री बटे 2, काट दीजिए, तो कितना 2 एकम 2, 2 तिया 6, 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, अतः इसके नीचे लिखेगा, अतः एंगल ओ बी सी बराबर 230 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, कर लेंगे। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं 14 नंबर, 14 नंबर क्या कह रहा है, नोट करते रहिए फटाफट। कितना पा दो, चौदह, देखिए 14 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए जिसका मिश्र धन 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मिश्र धन 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1,352 रुपये, 1,352 रुपये हो जाएगा, ध्यान समझिए, हमें ज्ञात करना है, वह धन ज्ञात करना है। तो देखिए कितना आसान प्रश्न है, आपसे दोस्तों कह रहा है क्या कि वह धन ज्ञात कीजिए जिसका मिश्र धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1,352 हो जाएगा। दोस्तों क्या दिया है क्या, जिसका मिश्रण 4% यानी कि दर यानी कि R बराबर दोस्तों 4% हो गया, ठीक है, ये 4% है, आगे कह रहा है 4% है वह धन ज्ञात जिसका मिश्रण 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, और समय क्या T या N बराबर दोस्तों कितना है 2 वर्ष, और कह रहा है इतना हो जाए, यानी कि दोस्तों मिश्र धन दे रखा ए बराबर, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को समझिए तो समझ में आएगा मिश्र धन दे रखा कि नहीं दे रखा, मूलधन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नहीं समझे, कह रहा है वह धन ज्ञात कीजिए जिसका मिश्र धन 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1,352 हो जाएगा। तो जब भी कुछ ना लिखा हो तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कह रहा है इतना हो जाएगा, तो वह धन ज्ञात करना है कि मूलधन ज्ञात करना। तो दोस्तों आप तो जानते हैं क्या, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T या N, तो ध्यान समझिएगा, ए तो हमें पता कितना 1,352 इक्वल टू पी ज्ञात करना है 1 + R दोस्तों कितना है 4/100 और की पावर N दोस्तों 2 है।
अब ध्यान समझिएगा, काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसके बाद इधर समझिएगा। तो दोस्तों 1352 इक्वल टू पी ब्रैकेट में देखिए यहाँ एलसीएम में, अच्छा लिख देता हूँ, 1 + 1/25 की पावर 2, यानी कि 1352 बराबर पी 25 एकम 25 एक 26। एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 26/25 की पावर 2 आएगा। अब ध्यान समझिए, 1352 बराबर पी गुणे 26/25 और गुणे 26/25, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो इसकी 1352 गुणे 25 गुणे 25 बराबर पी गुणे 26 गुणे 26, ठीक है। कैसी गुणा किया, इसके नीचे 1 माना तो 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो यही तो आएगा। यहाँ से पी की वैल्यू निकालें तो 1352 गुणे 25 गुणे 25 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, पी की वैल्यू 26 गुणे 26। समझ में आया कि समझ में आया। तो दोस्तों यहाँ देखिए 26 एकम 26, इसको काटेंगे तो 52 बार में जाएगा, ठीक है। और 26 एकम 26, 26 दूना 52 होता। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो पी बराबर देखिए 625 गुणे 25 625 और 625 गुणे 2 1200, 625 गुणे 2 1250, तो 1250 रुपये आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों लिखेंगे क्या, अतः मूलधन बराबर, अतः वह धन बराबर, अतः वह धन बराबर, अतः वह धन लिखें या मूलधन के बात एक ही है, ठीक है। अतः वह धन बराबर, अतः मूलधन बराबर पी बराबर इतना आ गया 1250, यानी कि 1250 रुपये हो गया। चलिए बढ़िया प्रश्न है, नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला देखिएगा 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर, ध्यान समझिए। 15 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए। 15 नंबर कह रहा है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये कामा 50 पैसे, 1 रुपये कामा 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में हैं। आगे दोस्तों आपसे कहता है यदि कुल राशि 180 रुपये हो, यदि कुल राशि 180 रुपये हो तो कुल राशि 180 रुपये हो तो प्रत्येक तो 50 पैसे, तो 50 पैसे के सिक्कों, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। ध्यान समझिएगा, अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कह रहा है एक थैली में 1 रुपये के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के क्रमशः, एक थैली है जिसमें 1 रुपये के भी सिक्के हैं, 50 पैसे के भी सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में। यदि कुल राशि 180 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। दोस्तों मानेंगे माना थैली में 1 रुपये के सिक्के बराबर, 1 रुपये के सिक्के बराबर क्रमशः का ना, यानी कि 1 रुपया यानी कि 2x हो जाएंगे। इसी प्रकार थैली में 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के बराबर कितना हो जाएगा भैया, दूसरे नंबर 50 पैसे, इसलिए 3x हो जाएगा। आगे कह रहा है थैली में 25 पैसे के सिक्के बराबर, 25 पैसे के सिक्के बराबर, तो उसका क्या हो जाएगा 4x।
बस हो गया। कुल रुपये दोस्तों आपको दे रखा कुल, या इस चलिए ठीक छोड़िए, इसको डायरेक्ट प्रश्नानुसार में लिख लीजिए। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि कुल राशि 180 रुपये हो, तो ध्यान समझिएगा 180 रुपये दे रखा, तो 2x सभी को जोड़ दें। अच्छा ये देखिए 3x क्या है, 3x दोस्तों 50 पैसे के सिक्के हैं, और यहाँ टोटल रुपये में दे रखा है, यानी कि इस पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, और इसलिए 50 पैसे हैं तो 1 रुपये में कितने 50 पैसे होंगे, 2 ही तो होंगे, इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। प्लस अब ये कितने हैं 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 4x बटे 4। अब 4 कहाँ से आया, आप जानते हैं 1 रुपये में कितने 25 पैसे के सिक्के होंगे, 1 रुपये में कितने 25 के पैसे के सिक्के होंगे, तो 4 सिक्के होंगे 1 रुपये में 25 पैसे के लिए, 4 से डिवाइड किया बराबर 180 के बराबर कर दिया। ठीक है, 80 के बराबर हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए। यहाँ दोस्तों देखिए 4 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ बोलिए भैया 4 दूनी 8, 8x हो गया, प्लस 2 6x हो गया, और प्लस 4x हो गया, बराबर 180। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 6 14 और 4 18, 18x बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हाँ 18 ही तो आएगा, 8x 8 से 14 18 सही तो है, 720। ये सब 720 आया जाएगा। यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा x बराबर दोस्तों, यहाँ से कितना आएगा ध्यान समझिएगा, x बराबर दोस्तों आपका आएगा 720 बटे कितना दोस्तों 18, 720 बटे 18 आएगा, काट लीजिए तो 18 इक्कम 18 18 जब को 72 40, x बराबर दोस्तों 40 आ जाएगा, x की वैल्यू दोस्तों 40 आई जाके। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या था, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी 3x है, तो क्या लिखेंगे अतः थैली में 50 पैसे के सिक्कों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या या 50 पैसे के सिक्के बराबर, बस ऐसे कर लो 50 पैसे के सिक्के बराबर कितना हो जाएगा 3 × 40 कितना 3 × 12 120। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। चलिए नोट करिए, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार इसी यदि इसमें पूछता कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 40 की, तो 80 हो जाती है, और 25 पैसे के सिक्के पूछता तो 4 गुणे x की वैल्यू 40 तो 160 हो जाते हैं कि नहीं हो जाएंगे, 4 × 16 160 हो जाते हैं। 15 के बाद 16 नंबर देखिएगा, ध्यान समझिए 16 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, 16 नंबर ध्यान समझिए, कह रहा है 15x की पावर 4 माइनस 16x³ प्लस 9x² माइनस का 10 बटे 3x और प्लस का 6 को 3x - 2 से भाग देकर भागफल तथा शेष पर क्या से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसका, अच्छा प्रश्न है। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या करना है, कह रहा है 15x की पावर 4 माइनस 16x³ प्लस का 9x² माइनस का 10/3 x प्लस 6 को दोस्तों भाग करना किससे है 3x - 2 से। अब ध्यान समझिए जैसे करते वैसे करेंगे तो 3x - 2 क्या 15x की पावर 4 माइनस 16x³ प्लस 9x² माइनस का 10/3 x प्लस 6। अब ध्यान समझिएगा हमेशा आपको क्या टारगेट रहता है कि पहला पद काटना है, तो 3x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15x की पावर 4 बन जाए, तो 3 में दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और x की पावर 3, 5 3 15 और x की पावर 3 यानी एक पावर यहाँ एक वहाँ 4 हो जाएगी नहीं, तो 5 3 15 x की पावर 4 और प्लस माइनस है कितना 5 दूनी 10 x³। अब ध्यान से साइन बदलेंगे तो दोस्तों ये हमारा माइनस हो गया और ये हमारा प्लस हो गया, उल्टा साइन होते कि नहीं, जो माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, यहाँ चूंकि प्लस 15 का इसलिए माइनस का हो गया। अब घटाइए यहाँ से तो 6x³ बचा
भाई माइनस का ये प्लस का, इसलिए माइनस का 6x³ बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस का 9x² नोट कर लिया। अब दोस्तों इसको काटना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2x² से, तो माइनस का 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 6 और x³ हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4x²। देखिए इसके भी साइन बदलिए, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है। यहाँ दोस्तों कितना था 5x² और माइनस का 10/3x। अब देखिए किससे मल्टीप्लाई करें इसको, अच्छा हमें लाना यहाँ 5 और यहाँ 3x है, तो इसको देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस के 5/3x से। आप सोचेंगे सर ये कैसे पता चला, देखिए 3x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x² बन जाए, तो हमने क्या 5/3x से कर दिया। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 और x की मल्टीप्लाई x से x² हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 5x² और माइनस और प्लस माइनस का देखिए इसको भी करेंगे तो 2 × 5/3x, तो देखिए 2 पंचे 10/3 x हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10/3x। अब ध्यान समझिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये हमारा प्लस का ये भी कैंसिल, सेम सेम ये भी कैंसिल, बचाएगा 6, तो 6 दोस्तों हमारा शेष फल आ गया। तो दोस्तों क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, अतः कितना लिख दो, अतः भागफल बराबर कितना आया दोस्तों आपका 5x³ माइनस 2x² प्लस का 5/3x, और शेषफल बराबर दोस्तों 6। ये दोस्तों आपके दोनों आंसर हो गए जो ब्लैक से लिखा है, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों 17 और 18 दो प्रश्न बचे हैं, वो भी जल्दी जल्दी कर लीजिए और आपका मॉडल पेपर सेकंड समाप्त हो जाएगा। देखिएगा 17 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, एक पानी की टंकी में 420 लीटर पानी है, एक पानी की टंकी में 420 लीटर पानी है। आगे दोस्तों आपसे कहता है एक घनाभाकार डिब्बे के द्वारा डिब्बे के द्वारा जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर चौड़ाई दोस्तों दे रखा है 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई क्या समझिए, तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक भैया। तो कह रहा है टंकी से कितनी बार में पानी निकाला जा सकेगा, टंकी से कितनी बार पानी निकाला जा सकेगा। ध्यान समझिएगा, टंकी से कितनी बार पानी निकालना जा सकेगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिए, अच्छा प्रश्न है। आपसे कह रहा है एक पानी की टंकी में 420 लीटर पानी है, एक घनाभाकार डिब्बे के द्वारा जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो टंकी से कितनी बार में पानी निकाला, मतलब जो घनाभाकार डिब्बा है उससे टंकी से कितनी बार में पानी निकाला जा सकता है, ये पूछा है। तो दोस्तों दिया है, क्या दिया है, टंकी में पानी बराबर 420 लीटर, और दोस्तों क्या घनाभाकार
डिब्बे की लंबाई, घनाभा का डिब्बे की लंबाई L बराबर 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और चौड़ाई घनाभाकार है दोस्तों, घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई B बराबर 15 सेंटीमीटर, समझते रहिएगा। उसके बाद उसको कहता है घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई H बराबर दोस्तों आपका है ये कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ से हम घनाभा का डिब्बे का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? यहाँ से हम घनाभा का डिब्बे का आयतन निकालेंगे। दोस्तों ध्यान समझिएगा भाई, उस घनाभा का डिब्बे में कितना पानी आएगा उसके आयतन के बराबर आएगा। दोस्तों लिखेंगे क्या, घनाभाकार डिब्बे में पानी बराबर घनाभाकार डिब्बे का आयतन, डिब्बे का आयतन। घनाभा का डिब्बे में पानी दोस्तों कितना आएगा, जितना उससे घनाभा का डिब्बे का आयतन होगा। तो घनाभा का डिब्बे का आयतन कितना, LB × H, घनाभ का आयतन L × B × H होता है। L की वैल्यू दोस्तों 20 × 15 × 14 मल्टीप्लाई कर लें तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 0, 15 दूना 30 हो गया तो 300 × 14 और 14 3 42 होता है और 2 0, इतने घन सेंटीमीटर, इतने घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसके बाद देखिएगा, थोड़ी जगह की कमी होने के कारण थोड़ी डिजाइन बनाऊंगा। पहले ये नोट करिए, उसके बाद यहाँ नोट करिए। इतना देखिए घनाभा का डिब्बे में पानी कितना आएगा, 4200 घन सेंटीमीटर आएगा। पर दोस्तों देखिए हमें लीटर में चाहिए, तो दोस्तों आप जानिएगा लिखेंगे चूँकि 1 लीटर बराबर दोस्तों जो होता है 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर में दोस्तों 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, इसीलिए दोस्तों हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4200 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखिए ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 से यहाँ लग गया, यानी दोस्तों आएगा 4.2 लीटर। यानी कि दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे, अतः नीचे लिखेंगे घनाभा का डिब्बे में पानी बराबर 4.2 लीटर। ये आप ऐसे ये जो मैंने इधर लिखा है आप इसी के नीचे नोट करिएगा। आप क्या लिखेंगे, घनाभा का डिब्बे में पानी बराबर 4.2 लीटर। अब दोस्तों इसके बाद इधर देखिएगा, बहुत डिजाइन बन नहीं, पहले आपको ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है इसी के नीचे, फिर उसके के नीचे इसको नोट करना है। क्या आपको टंकी से कितनी बार में पानी निकाला जा सकता है, लिखेंगे टंकी से पानी निकाला जा सकता है बराबर, जगह नहीं इसलिए मैं बराबर यहाँ लगाऊं, क्या लिखेंगे, टंकी में पानी बटे क्या, घनाभा का डिब्बे में पानी, घनाभाकार डिब्बे में पानी। अब देखिए टंकी में पानी दोस्तों कितना 420 लीटर है, तो 420 बटे घनाभा का डिब्बे में पानी कितना 4.2, पॉइंट हटा लीजिए और ये पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 42 × 42 100 बार। तो नीचे दोस्तों लिखिएगा, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो देख सुन लीजिए। अतः टंकी से पानी निकाला जा सकता है 100 बार। अतः घनाभा का डिब्बे से टंकी से पानी निकाला जा सकता है 100 बार। इस तरीके से दोस्तों लिख लेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 100 काटने के बाद ये 100 बार लिखा है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन रहा होगा शायद, यहाँ 100 बार लिखा है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। अब अंतिम प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या दोस्तों 18। नोट हो गया ना सारा? नहीं हो तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को रिपीट करके। अंतिम प्रश्न और देख लीजिए, बस आपका मॉडल पेपर सेकंड समाप्त।
18 प्रश्न दोस्तों कह रहा है सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, x की पावर a माइनस बी की पावर a प्लस बी, फिर कह रहा है x की पावर b माइनस सी की पावर b प्लस सी, फिर कह रहा है दोस्तों x की पावर c माइनस a की पावर c माइनस a बराबर 1। ये हमें दोस्तों सिद्ध करना है। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। जब भी दोस्तों हमें सिद्ध करना होगा तो LHS लेकर RHS प्रूव करेंगे या RHS लेकर LHS प्रूव करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ मैं LHS ले रहा हूँ तो x की पावर a माइनस बी की पावर a प्लस बी, ठीक है। फिर कह रहा है x की पावर b माइनस सी की पावर b प्लस सी, और फिर कह रहा है x की पावर c माइनस a की पावर c माइनस a, ठीक है। ध्यान समझिए, इसको ले सकते हैं x की पावर a माइनस बी, ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो a प्लस बी हो जाएगा, इंटू x की पावर b माइनस सी b प्लस सी हो जाएगा। ये ब्रैकेट हटा रहे तो पावर की मल्टीप्लाई होगी, तो आप जानते हैं x की पावर c माइनस a और ये c माइनस a, यहाँ पर c प्लस a, c प्लस a, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ देखिए a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू यहाँ b माइनस सी b प्लस यानी कि b स्क्वायर c स्क्वायर, इंटू x की पावर c माइनस a c प्लस b c प्लस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी प्लस बी, उसी के अकॉर्डिंग किया। देखिए आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगी, तो x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आधार समान थे इसलिए घाते सभी जुड़ गई। देखिए प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर कैंसिल। जब एकांतर क्रम में करते हैं तो x की पावर 0 बचता है, x की पावर 0 मतलब 1। किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये हमारा प्रूव्ड हो चुका, सिद्ध हो चुका, ठीक है। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज का जो मॉडल पेपर दूसरा है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों का वो समझ में आया होगा। कहीं पर यदि कोई डाउट है दोस्तों तो आप पूछ सकते हैं, पर मुझे उम्मीद है कि आपको डाउट नहीं हुई होगी। फिर भी यदि आपको लगता है कि कहीं पर समस्या है तो पहले वीडियो दोबारा देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने स्तर से शेयर जरूर करते रहिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु हैं उन सभी प्रशिक्षु मित्रों तक यह वीडियो पहुंच सके, ठीक है। अब अगले मॉडल पेपर के साथ दोस्तों मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।